नमस्कार, स्वागत है आपका अडानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। हमने कोशिकांग को स्टार्ट किया था और लास्ट जो हमारा कोशिकांग था जो हमने पढ़ा था राइबोसोम को हमने कंप्लीट कर लिया था। आज का जो हमारा नया टॉपिक है, नया कोशिकांग जो है वो है लाइसोसोम। क्या है? लाइसोसोम। सबसे पहले हम लाइसोसोम शब्द का अर्थ समझ लेते हैं कि लाइसोसोम शब्द को जो शब्द है उसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है। तो देखिए लाइसोसोम जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है लाइसो और एक है सोम। जो लाइसो शब्द है उसका अर्थ होता है डाइजेस्टिव। क्या होता है? डाइजेस्टिव। और सोम यानी बॉडीज, डाइजेस्टिव बॉडीज यानी पाचक काय। मतलब ये कि लाइसोसोम जो है, हम इसके कार्य में, इसके फंक्शंस में पढ़ेंगे कि जो लाइसोसोम है वो क्या कार्य करेगा? पाचन करने का कार्य करेगा। कोशिका के अंदर किस किस तरह से वो पाचन करेगा वो हम इसके फंक्शंस में पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसकी बात की जाए कि इसका खोज और इसको नामकरण, जो इसकी खोज की थी वो किस वैज्ञानिक ने की थी और नामकरण जो है वो किस वैज्ञानिक ने किया था। तो देखिए ये दोनों ही कार्य एक ही वैज्ञानिक ने किया था। सन 1955 में 1955 में एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है क्रिश्चियन डी ड्यूवे। क्रिश्चियन डी ड्यूवे ने क्या किया था? लाइसोसोम की खोज भी की और इसको ये जो लाइसोसोम नाम है वो भी क्रिश्चियन डी ड्यूवे ने ही दिया। शॉर्ट में इसे डी ड्यूवे भी कहा जाता है इनके नाम को, क्योंकि इन्होंने खोज और नामकरण किया लाइसोसोम का। इस कारण से इन्हें 1974 में 1974 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। अब बात करें कि इसका विस्तार से और अध्ययन तथा वर्णन किसने किया, तो देखिए एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है नोविकोव। इन्होंने इसका विस्तार से अध्ययन किया तथा इसका विस्तार से वर्णन भी किया। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। हमने पहले ही बात की थी, जो जितने भी कोशिकांग है उनको एक अलग से ही कुछ नाम दिया गया है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया को हमने पढ़ा तो उसे क्या कहा गया कि ये कोशिका का शक्तिगृह है। राइबोसोम को पढ़ा तो ये कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री है। जब हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर को पढ़ा तब हमने उसमें देखा कि जो ईआर है उसको कोशिका का कंकाल कहा जाता है। तो जो लाइसोसोम है उसको भी क्या कहा जाता है? कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसको पढ़ते हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो लाइसोसोम है वो क्या कार्य करता है? ये करता है डैमेज, डेड और एजेड सेल का पाचन करने का कार्य करता है। जब कभी भी हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं वो या तो खराब हो जाए या वो मृत हो जाए, डैमेज हो जाए, है ना, तो इसको क्या करता है? ये जो लाइसोसोम है वो इसको पाचन करने का कार्य करता है, उन कोशिकाओं का पाचन करने का कार्य करता है, उन कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है। दूसरा क्या कार्य है कि बाहर से आने वाले पदार्थों का ये पाचन करती है। लाइसोसोम जो है वो बाहर से जितने भी पदार्थ आएंगे, हम डिटेल से इनके फंक्शंस पढ़ेंगे, उसमें एक एक कार्य को बताएंगे। लेकिन अभी देख लेते हैं कि थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसको ऐसा क्यों कहा जाता है। तो ये जो बाहर से आने वाले जितने भी पदार्थ होंगे उनका ये क्या करेंगे? पाचन करेंगे। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पाचक काय या डाइजेस्टिव बॉडी और आत्मघाती थैली कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो है वो जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में ही उपस्थित रहेंगे। जंतु कोशिका में भी रहेंगे और पादप कोशिका में भी ये उपस्थित रहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो ये जंतु कोशिका है तो उसके अंदर क्या होते हैं? ये ज्यादा होते हैं। जंतु कोशिका में इनकी जो संख्या होती है वो ज्यादा होती है। अब देखते हैं कि एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था पी मार्टिल। पी मार्टिल, इन्होंने न्यूरोस्पोरा नाम के कवक में इसकी खोज की। हमने क्या कहा कि ये जंतु कोशिका में भी पाए जाते हैं और ये पादप कोशिका में भी पाए जाते हैं। तो जो पी मार्टिल थे उन्होंने सबसे पहले न्यूरोस्पोरा नाम के एक कवक में इसकी खोज की। तब से ये सिद्ध हो गया कि ये जो है वो पादप कोशिका में भी पाए जाते हैं। अगर इनकी साइज की बात करें तो देखिए इनकी साइज जो होती है, लाइसोसोम की साइज जो होती है वो होती है 0.23 माइक्रोन से 0.50 माइक्रोन की साइज होती है। ये कहाँ नहीं पाए जाते हैं? तो देखिए ये मानव की आरबीसी, आरबीसी लाल रक्त कणिका है और प्रोकैरियोट्स में ये अनुपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जब हमने अंतर पढ़े तो उसमें देखा था
कि जो प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उसमें झिल्ली आबद्ध यानी झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। तो ये जो कोशिकांग है लाइसोसोम जो है वो भी क्या है, एकल झिल्ली द्वारा परिबद्ध है, यानी ये झिल्ली के द्वारा ढका हुआ कोशिकांग है। और जो झिल्ली आबद्ध कोशिकांग है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होते हैं, इसलिए ये प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाएंगे, केवल और केवल ये यूकैरियोटिक कोशिका में ही पाए जाएंगे। इसके अलावा जो है ये मानव की आरबीसी में अनुपस्थित होते हैं, मानव की आरबीसी में अनुपस्थित होते हैं। लेकिन ये जो है वो डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिका तथा जो मैक्रोफेज जो सेल्स होती है, मैक्रोफेज सेल और डब्ल्यूबीसी में इनकी संख्या जो होती है वो सर्वाधिक होती है। क्या होती है, डब्ल्यूबीसी और मैक्रोफेज में इनकी संख्या सर्वाधिक होगी, क्योंकि ये भी क्या करती है, पाचन का कार्य करती है ना। क्योंकि हमने डब्ल्यूबीसी की जब हम कार्य पढ़ते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि जो डब्ल्यूबीसी होती है उनको हमारे शरीर की या हमारे कोशिका की सैनिक कणिका भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो क्या करेगी कि बाहर से जितने भी जीवाणु या विषाणु जो हमारे शरीर में जो रोगाणु प्रवेश करते हैं उनको नष्ट करने का कार्य करती है। और जो लाइसोसोम है वो भी क्या कर रहा है कि कोई भी बाहर से, हमने पढ़ा कि बाहर से आने वाले पदार्थों का पाचन करती है, तो इसलिए इसमें जो है इसकी संख्या अधिक होती है। देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो लाइसोसोम है उसमें एक रिक्तिका होती है और उस रिक्तिका के अंदर क्या होती है, जल अपघटनी एंजाइम, हम इन्हें जल अपघटनी एंजाइम भी कह सकते हैं, पाचक एंजाइम भी कह सकते हैं और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी कहा जा सकता है। तो जो लाइसोसोम होंगे उसकी रिक्तिका के अंदर क्या होंगे, जल अपघटनी एंजाइम पाए जाएंगे। कौन कौन से जल अपघटनी एंजाइम है, तो देखिए एसिड फोस्फेटेज, एसिड राइबोन्यूक्लियेज, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज, कैथेप्सिन, सल्फेटेज, इस प्रकार के आदि जो हैं, आदि इस प्रकार के जल अपघटनी एंजाइम जो है वो लाइसोसोम में पाए जाते हैं। क्या कार्य करते हैं लाइसोसोम में, ये पाचन का कार्य करते हैं, हमने इसके कार्य में पढ़ा था। तो देखिए अब हम बात करते हैं कि ये जो लाइसोसोम में जो जल अपघटनी एंजाइम है वो किस पीएच पर कार्य करते हैं, कि ये एंजाइम अम्लीय पीएच 5 पर कार्य करते हैं, यानी हल्के अम्लीय माध्यम पर कार्य कर रहे हैं। इसका मान क्या आ रहा है, 5। हमने क्या देखा कि भाई 7 से कम आ जाए कि 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, तो वो क्या होता है, अम्ल होता है। तो ये जो जितने भी जल अपघटनी एंजाइम होंगे वो अम्लीय पीएच पर कार्य करेंगे। अब देखते हैं कि ये जो लाइसोसोम है वो किन कोशिकाओं में अधिकतर पाया जाता है। तो देखिए ये अधिकतर एंजाइम अभिक्रियाएं करने वाली कोशिकाओं, जैसे कि जो एंजाइम सिक्रेशन करती है, एंजाइम रिलीज करती है, उन कोशिकाओं जैसे कि अग्नाशय है, यकृत है, मस्तिष्क है, थायराइड, गुर्दे आदि, इस प्रकार की कोशिकाओं में ये पाए जाते हैं, इस प्रकार के अंगों में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लाइसोसोम जो है बहुरूपी कोशिकांग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि लाइसोसोम बहुरूपी का मतलब एक से अधिक रूप है इसके, एक से अधिक प्रकार है इसके, जो कि हम नेक्स्ट देखेंगे कि कौन कौन से प्रकार हैं और उसको उसका अच्छे से वर्णन करेंगे। तो देखिए कि लाइसोसोम जो है वो बहुरूपी कोशिकांग है, इसके बहुत सारे रूप है, इसके बहुत सारे प्रकार है। कौन कौन से प्रकार है वो देखते हैं। देखिए हमने पढ़ा था कि लाइसोसोम जो होता है वो बहुरूपी कोशिकांग है, मतलब उसके बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे प्रकार हैं। तो अब हम बात करते हैं कि लाइसोसोम कितने प्रकार का होता है। तो देखिए लाइसोसोम के प्रकार पढ़ते हैं, उसमें जो सबसे पहला जो लाइसोसोम है उसे कहा जाता है प्राथमिक लाइसोसोम। क्या कहा जाता है, प्राथमिक लाइसोसोम कहा जाता है। बात की जाए इसकी उत्पत्ति की, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो देखिए जो इसकी उत्पत्ति हुई है वो होती है गोल्जी काय से, गोल्जी बॉडी से, गोल्जी काय से इसकी उत्पत्ति होती है। लेकिन जो प्राथमिक लाइसोसोम है उसमें जो एंजाइम्स होते हैं, हमने पहले ही पढ़ा है कि लाइसोसोम में रिक्तिका होती है, रिक्तिका में जल अपघटनी एंजाइम होते हैं। तो जो प्राथमिक लाइसोसोम में जो एंजाइम है वो किस फॉर्म में है, अभी इनएक्टिव फॉर्म में है, वो असक्रिय है, अभी वो कोई क्रिया नहीं करेंगे, अभी वो असक्रिय रहेंगे, इनएक्टिव फॉर्म में रहेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं द्वितीयक लाइसोसोम। द्वितीयक लाइसोसोम भी कहा जाता है इसे, या इसे क्या कहा जाता है, पाचक रिक्तिका कहा जाता है, तथा इसे हम हेटेरोफेगोसोम भी कहते हैं। तो द्वितीयक लाइसोसोम को पढ़ते हैं कि द्वितीयक लाइसोसोम जो है उसको पाचक रिक्तिका तथा हेटेरोफेगोसोम भी कहा जाता है। जो द्वितीयक लाइसोसोम है
वो किस प्रकार से बनता है? तो देखिए जो द्वितीयक लाइसोसोम है वो प्राथमिक लाइसोसोम, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि प्राथमिक लाइसोसोम क्या होता है। तो प्राथमिक लाइसोसोम तथा फूड यानी भोज्य पदार्थ, जब कोशिका के अंदर कोई भी भोज्य पदार्थ है जब कोशिका में आता है तब प्राथमिक लाइसोसोम उससे जुड़कर द्वितीयक लाइसोसोम बनाता है। जैसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये माना कि ये कोई कोशिका है, कोशिका झिल्ली है इसकी, इससे जो फूड आएगा, जो भोज्य पदार्थ आएगा वो, तथा जो गोल्जी बॉडी है, ये जो गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी से ही हमने क्या पढ़ा था कि लाइसोसोम है, प्राथमिक लाइसोसोम है, उसकी उत्पत्ति किससे हुई है? गोल्जी बॉडी से हुई है, गोल्जी काय से हुई है। तो गोल्जी काय से सबसे पहले क्या बनेगा? प्राथमिक लाइसोसोम बनेगा, तथा जो बाहर से जो भोज्य पदार्थ आएगा वो तथा प्राथमिक लाइसोसोम दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे? द्वितीयक लाइसोसोम का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? द्वितीयक लाइसोसोम का निर्माण करेंगे। अब हमने देखा था कि जो प्राथमिक लाइसोसोम है उसमें एंजाइम उपस्थित होते हैं। वो एंजाइम क्या करेंगे? इस द्वितीयक लाइसोसोम में जो फूड है, भोज्य पदार्थ है, उसका क्या करेंगे? पाचन करेंगे। पाचन का अर्थ क्या है? भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे। तो इसको क्या करेंगे कि जो भोज्य पदार्थ बाहर से आया है उसको क्या करेंगे? जो प्राथमिक लाइसोसोम के जो एंजाइम्स है वो एक्टिव फॉर्म में आएंगे और इसको क्या करेंगे? इसका क्या करेंगे? पाचन करेंगे। इस प्रकार से जो है वो द्वितीयक लाइसोसोम का निर्माण होगा। तीसरा जो हम लाइसोसोम का स्वरूप पढ़ते हैं वो है अवशेषिकाय। क्या है? अवशेषिकाय। और इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? रेजिडुअल बॉडी कहा जाता है। ये जो लाइसोसोम है वो क्या है? तो देखिए ये क्या है? अपचित भोज्य पदार्थ युक्त लाइसोसोम है। अपचित भोज्य पदार्थ जिसमें, ऐसा लाइसोसोम जिसमें अपचित भोज्य पदार्थ रहेंगे वो लाइसोसोम क्या कहलाएगा? अवशेषिकाय कहलाएगा। देखिए हमने जब सेकेंडरी लाइसोसोम पढ़ा था तब उसमें हमने क्या देखा था कि जिस प्रकार से फूड जो है वो भोज्य पदार्थ जो है वो कोशिका के अंदर जब प्रवेश करता है तो जो गोल्जी बॉडी है, गोल्जी काय है, उससे बने प्राथमिक लाइसोसोम के साथ जब वो जुड़ता है तो वो क्या बनाता है? द्वितीयक लाइसोसोम बनाता है। और जो द्वितीयक लाइसोसोम है उसमें क्या होता है कि जो भोज्य पदार्थ है उस पर क्या करते हैं? ये जो हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम है वो क्रिया करते हैं तथा इस भोज्य पदार्थ का क्या कर देते हैं? पाचन कर देते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो भोज्य पदार्थ यहाँ पर है उसका पूर्ण रूप से पाचन हो जाए। इसमें से कुछ भोज्य पदार्थ ऐसा हो जाता है जो अपचित रह जाता है, तथा वह अपचित भोज्य पदार्थ जिस लाइसोसोम में उपस्थित होता है उसे क्या कहा जाता है? अवशेषिकाय या रेजिडुअल बॉडी कहा जाता है। इसीलिए इसे ये कहा जाता है अपचित भोज्य पदार्थ युक्त लाइसोसोम भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम इसका चौथा जो स्वरूप पढ़ते हैं वो है स्वभक्षी रसधानी। स्व का अर्थ क्या है? स्वयं का या स्व यानी स्वयं, और भक्षी यानी भक्षण करना। तो देखिए जो ये जो चौथा प्रकार है उसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ऑटोफेजिक वैक्यूल। ये किससे संबंधित है? तो ये स्वलयन से यानी ऑटोलाइसिस से संबंधित है। ये स्वभक्षी रसधानी क्या करती है कि यह लाइसोसोम का ऐसा स्वरूप है जो कोशिकांगों का पाचन कर लेती है। जिस कोशिका के अंदर ये है उसी कोशिका के अंदर जो कोशिकांग उपस्थित होंगे, जिस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया है, ईआर है, तो इन सब का ये क्या कर देती है? पाचन कर लेती है, उन सब का भक्षण कर लेती है। इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है? स्वभक्षी रसधानी या ऑटोफेजिक वैक्यूल कहा जाता है, जो कि किससे संबंधित है? स्वलयन से संबंधित है। तो ये जो है हमारे 4 प्रकार हो गए, लाइसोसोम के 4 प्रकार पढ़े हमने। इसी वजह से, क्योंकि इसके 4 प्रकार है, 4 स्वरूप है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? बहुरूपी कोशिकांग कहा जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कोशिका का बहुरूपी जो कोशिकांग है वो किसे कहा जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? लाइसोसोम हो जाएगा, क्योंकि इसके 4 प्रकार होते हैं। अब हम लाइसोसोम के फंक्शंस यानी कार्य पढ़ लेते हैं कि इसके क्या क्या कार्य हैं। तो देखिए सबसे पहला जो इसका कार्य है कि बाह्य पदार्थों का पाचन करना। बाह्य पदार्थ यानी कि जो भी कोशिका के अंदर पदार्थ आएंगे उनका ये पाचन करेगा। किस प्रकार से कोशिका के अंदर पदार्थ आ सकते हैं? तो देखिए 2 क्रिया द्वारा पदार्थ आते हैं। एक तो होता है फेगोसाइटोसिस, एक होता है पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस के अंदर क्या होगा कि जो ठोस पदार्थ होंगे वो कोशिका के अंदर प्रवेश करेंगे, तथा पिनोसाइटोसिस क्या होता है कि जो कोशिका के अंदर जो आने वाले पदार्थ होते हैं वो किस रूप में होते हैं? तरल रूप में होते हैं। जो ठोस पदार्थ और तरल पदार्थ से जो कोशिका के अंदर प्रवेश करेंगे उनका जो पाचन करेगा वो कौन करेगा? लाइसोसोम करेगा। तो पहला क्या कार्य हो गया इसका? बाह्य पदार्थों का पाचन।
नेक्स्ट जो कार्य है वो है अंतः कोशिकीय पाचन, यानी कोशिका के अंदर भी जो है लाइसोसोम पाचन करने का कार्य करता है। किस प्रकार से करता है, देखिए, भोजन की कमी के समय लाइसोसोम कोशिका द्रव्य में स्थित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स यानी वसा आदि का पाचन करते हैं। यदि कभी कोशिका के अंदर भोजन की कमी हो जाए तो जो कोशिका में पहले से ही जो स्टोर है, जो संग्रहित भोजन है, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स है, तो इनका भी वो क्या करेगा, पाचन करेगा। पाचन करके क्या करेगा, ऊर्जा प्रदान करेगा। नेक्स्ट है बाह्य कोशिकीय पदार्थों का पाचन। ये बाह्य पदार्थों का पाचन है, ये बाह्य कोशिकीय पदार्थों का पाचन है। बाह्य कोशिकीय यानी कोशिका के बाहर पदार्थों का पाचन है। और ये क्या था, बाह्य पदार्थों का यानी जो बाहरी जो पदार्थ है वो कोशिका के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो उनका पाचन करता है। और बाह्य कोशिकीय यानी कोशिका के बाहर जो है, कोशिका के बाहर भी जो है ये पाचन करने का कार्य करता है लाइसोसोम। किस प्रकार से, देखिए, लाइसोसोम कोशिका के बाहर भी पाचन करता है। कैसे, एग्जांपल्स देख लेते हैं हम कि शुक्राणु का जो लाइसोसोम होता है, शुक्राणु की जब हम संरचना पढ़ते हैं, जो शुक्राणु होता है उसके जो शीर्ष पर जो लाइसोसोम होता है, एक्रोसोम पाया जाता है, उसमें जो लाइसोसोम होता है वो क्या कार्य करता है, वो अंड झिल्ली का पाचन करता है। जब शुक्राणु अंड झिल्ली का भेदन करता है, अंड झिल्ली को तोड़ता है, तो वो भी कार्य किसके द्वारा किया जाता है, लाइसोसोम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है आत्मलयन, कोशिकांगों का पाचन। आत्मलयन यानी कोशिकांगों का पाचन। हमने पहले पढ़ा था कि जो लाइसोसोम है वो कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग हैं, जैसे जो कि कोशिकांग कौन से, जो टूट फूट गए हैं या जो मृत हो गए हैं, उनको भी ये क्या करता है, उनका भी पाचन करता है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, ER है, आदि जितने भी प्रकार के जो कोशिकांग होंगे उनका ये क्या करेगा, पाचन करेगा, यानी आत्मलयन का कार्य करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो बाहरी पदार्थ जैसे विषाणु है, जीवाणु है, जो कि क्या है, कोशिका के लिए और मानव शरीर के लिए दोनों के लिए हानिकारक है, तो ये इनको भी क्या करता है, पाचित करता है, इनका भी ये पाचन करता है। और इस प्रकार से ये क्या करता है, कोशिका की रक्षा करता है, क्योंकि जो रोगाणु होंगे वो हमारे शरीर को क्या करेंगे, रोगी बनाएंगे, रोग फैलाएंगे, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये क्या करते हैं, जो लाइसोसोम होंगे वो उनका पाचन करके हमारी कोशिका तथा हमारे शरीर की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो समसूत्री विभाजन जो होता है उसका प्रारंभ भी कौन करता है, लाइसोसोम करता है। जो समसूत्री विभाजन जो होगा उसका प्रारंभ कौन करेगा, लाइसोसोम उसका प्रारंभ करेगा। अब हम यदि इसकी उत्पत्ति की बात करें कि जो लाइसोसोम है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो देखिए, जो लाइसोसोम की उत्पत्ति की अगर बात की जाए तो लाइसोसोम की उत्पत्ति होती है एक तो गोल्जी बॉडी से तथा ER से। लाइसोसोम की उत्पत्ति जो है वो गोल्जी बॉडी या ER से मानी गई है। लाइसोसोम की जो ओरिजिन होगा वो गोल्जी बॉडी से, जो कि हम पढ़ चुके हैं कि जो प्राथमिक लाइसोसोम होता है वो गोल्जी बॉडी से उसका निर्माण होता है, तथा ER से भी इसकी उत्पत्ति मानी गई है। अब हम कुछ लाइसोसोम पर जो किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, पहला जो प्रश्न लिख रखा है कि पुरानी रक्त कोशिकाएं किसके द्वारा नष्ट हो जाती है। कोशिका के अंदर पुरानी जितनी भी रक्त कोशिकाएं हो या किसी प्रकार की कोशिका हो या कोशिकांग हो, वो किसके द्वारा नष्ट हो जाते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, लाइसोसोम हो जाएगा। लाइसोसोम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोशिका के किस कोशिकाओं को आत्महत्या या आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। तो हमने पढ़ा कि इसके अंदर क्या होते हैं, जलप्रति एंजाइम पाए जाते हैं। वो जलप्रति एंजाइम क्या करते हैं, जब कोशिका से या जो लाइसोसोम है उससे जब फटकर बाहर निकलते हैं तो जिस कोशिका के अंदर लाइसोसोम उपस्थित होता है उसी कोशिका को नष्ट कर देते हैं। यानी कि जिस कोशिका के अंदर ये रह रहे थे उसी को इन्होंने नष्ट कर दिया तथा ये खुद अपने आप को भी नष्ट कर देते हैं। इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, कोशिका की आत्महत्या की थैली या आत्मघाती की थैली भी कहा जाता है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, लाइसोसोम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लाइसोसोम की खोज किसने की। तो हमने शुरुआत में देखा था कि जो लाइसोसोम की खोज जो की थी वो किसने की थी, क्रिश्चियन डी ड्यूवे ने। किसने की थी, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, डी ड्यूवे ने इसकी खोज की। तो किसने खोज की, लाइसोसोम की खोज, डी ड्यूवे ने इसकी खोज की।
इसके जितने भी क्वेश्चन हैं इस प्रकार से बन सकते हैं। आज हमने लाइसोसोम को कंप्लीट कर दिया है। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।